संसद सत्र का पहला दिन और लोकसभा की कार्यवाही आज दिन भर हंगामेदार रही। 2 बार स्थगित होने के बाद अगले दिन तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। देखिए, विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि एसआईआर के मुद्दे पे वो पीछे नहीं हटेगी। वो चाहती है कि 12 राज्यों में जो एसआईआर चल रहा है उसको लेकर सदन के अंदर चर्चा हो। विपक्ष ने सरकार को यह भी ऑप्शन दिया है कि ठीक है, सरकार ये मानकर चलती है कि चूंकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उस पर सीधे तरीके से चर्चा नहीं हो सकती, तो चुनाव सुधार का मुद्दा लाकर उस पर चर्चा की जाए। लेकिन सरकार की तरफ से भी जो अभी तक इंडिकेशंस आए हैं उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि चूंकि चुनाव सुधार से जुड़ा ना कोई बिल है, ना कुछ ऐसा बड़ा कदम सरकार फिलहाल उठा रही है जिसके जरिए वो इस मुद्दे पे चर्चा कराए। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से ये साफ है कि वो फिलहाल एसआईआर पे झुकने के मूड में नहीं है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन और जैसी आशंका थी, एसआईआर के मुद्दे पे दोनों ही सदनों में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों सदनों में एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष ने जोर शोर से उठाया और संसद को कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ी, क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा शुरू हुई, जैसे 11 बजे शुरू हो गया था। लेकिन आपको बताएं कि 2 महत्वपूर्ण बात आज हुई है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने एक प्रमुख बात कही है, बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और कहा कि पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो है चुनिंदा बूथों पे उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है वहां से वोट काटने की कोशिश कर रही है। ये गंभीर आरोप लगाया है। दूसरी तरफ डेरेक ओब्रायन जो राज्यसभा में नेता है, टीएमसी के नेता है, उन्होंने राज्यसभा में इस बात की मांग की कि वो संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एसआईआर पर बहस करे और आज 2 बजे ही से बहस की शुरुआत करनी चाहिए, नहीं तो वो सरकार को सहयोग नहीं करेंगे। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत, न्यूज़ 24 दिल्ली। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने सख्त आपत्ति जताई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर और दिल्ली पॉल्यूशन के मुद्दे पर डिस्कशन करना ड्रामेबाजी नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री ने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों की बात करने के बजाय फिर से ड्रामेबाजी की डिलीवरी की है। असलियत यह है कि संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणाली को पिछले 11 साल से सरकार ने लगातार कुचला है और उसकी लंबी फेहरिस्त है। पिछले मानसून सत्र में ही कम से कम 12 बिल्स जल्दबाजी में पारित कर दिए गए, कुछ 15 मिनट से भी कम समय में और कुछ बिना किसी चर्चा के। पूरे देश ने पहले भी देखा है किस तरह आपने किसान विरोधी काले कानून, जीएसटी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे बिल संसद में आनन फानन में बुलडोज किए। इसी संसद में जब मणिपुर का मुद्दा उठा तो आप तब तक चुप रहे जब तक विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। 5 दिनों तक चलने वाली बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने सभी नए विधायकों को शपथ दिलाई। 4-5 विधायक आज सदन में अब अनुपस्थित थे और एक विधायक अनंत सिंह जो कि इस वक्त बेउर जेल में बंद हैं, सभी 6 विधायक कल शपथ ग्रहण करेंगे। इसके अलावा आज सदन के अंदर जो खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इशारों में हालचाल पूछा, साथ ही तेजस्वी यादव ने इशारों में जवाब दिया। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने आज गले मिलकर रामकृपाल यादव को जीत की बधाई दी। नए विधायक बनने के बाद मैथिली ठाकुर ने आज सदन के अंदर मैथिली भाषा में अपना शपथ ग्रहण किया और सबसे खास बात यह रही कि नवादा की विधायक विभा देवी ने आज काफी मशक्कत के बाद अपना शपथ ग्रहण कर पाई। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। 10 सर्कुलर खाली करने के बाद लालू परिवार का नया पता यह मकान होगा जो पटना के फुलवारी शरीफ के महुआ बाग में स्थित है। जी हाँ, ये लालू प्रसाद यादव का निजी मकान बन रहा है जो करीब 25 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है और इस मकान का निर्माण बड़ी तेज़ी से आ रहा है। लालू प्रसाद यादव लगातार अपने घर से जब निकलते हैं तो यहीं आते हैं और यहाँ आने के बाद यहाँ के निर्माण कार्य को देखते हैं और इस मकान के बारे में कहा जा रहा है कि जब 10 सर्कुलर खाली करने का नोटिस मिला उसके बाद से इसके निर्माण में और तेज़ी ला दी गई है। करीब ये पूरे एरिया अगर हम बात करें तो पूरा कॉलोनी नया बसा है और इसके बीच में यह एक विशाल आलीशान बंगला है और पूरा अगर मकान को देखें तो ये कॉलोनियल शैली का यह 2 मंजिला भवन है
जिसमें मास्टर बेडरूम के साथ 9 कमरे और रिसेप्शन क्षेत्र हैं, एक बड़ा एंट्री गेट है, लंबा चौड़ा कैंपस और मीटिंग हॉल ही बनाया जा रहा है। विशाल परिसर में शांति और गोपनीयता के दृष्टिकोण से चारों ओर बड़े बड़े बाउंड्री वॉल किए गए हैं। इसमें अभी इंटीरियर का काम भी अंदर से चल रहा है और बताया जा रहा है कि लालू परिवार के 9 संतानों को देखते हुए 9 बेडरूम बनाए गए हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए अलग से आवास है, इसके अलावा हॉल बनाया गया है और मल्टी व्हीकल पार्किंग भी है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब जल्द ही काम में जितनी तेज़ी आ गई है तो लालू प्रसाद यादव 10 सर्कुलर रोड अगर खाली करेंगे तो उसके बाद इसी मकान में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो 39 स्टैंड रोड हार्डिंग रोड का जो बंगला उन्हें दिया गया है वो लालू परिवार को पसंद नहीं आ रहा है। कैमरामैन श्रीनाथ के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कांग्रेस पर बड़ा तंज कसा है। संजय राउत ने कहा है कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस बीएमसी चुनाव साथ में लड़े, यानी कि महाविकास अघाड़ी एक साथ हो, लेकिन कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर बिहार चुनाव से उनका हौसला बढ़ा है तो वो अकेले चुनाव लड़कर देख लें। संजय राउत ने कहा कि वो दिसंबर महीने में दिल्ली जाने वाले हैं, जहां वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से बात करेंगे। संजय राउत ने महायुति पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि महायुति के नेता प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तीनों पार्टियों में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है, कौन ज्यादा वोट खरीद सकता है। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव जारी है, लेकिन इस बीच महायुति के भीतर खुलकर असंतोष और टकराव दिखाई दे रहा है। गठबंधन के नेता न सिर्फ एक दूसरे पर खुलकर तंज कस रहे हैं, बल्कि पोचिंग के चलते गठबंधन की पार्टियों में टकराव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक सार्वजनिक मंच से अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी केवल जोड़तोड़ की राजनीति पर टिक गई है और उसके पुराने नेता हाशिए पर ढकेले जा चुके हैं। कोकाटे के अनुसार महायुति में सबसे अधिक संघर्ष अंदरूनी है, जबकि विपक्ष दिखाई नहीं देता और बीजेपी गुटबाजी तथा टूट फूट से जुड़ती नजर आ रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी संकेत दिया है कि उनके सहयोगी दल बीजेपी द्वारा गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। शिंदे ने कहा कि ठाणे, जो कि शिवसेना का गढ़ माना जाता है, वहां बीजेपी द्वारा शिवसेना नेताओं को तोड़ा जा रहा है। श्रीकांत शिंदे के निर्वाचन क्षेत्र में भी बीजेपी द्वारा सक्रिय पोचिंग से शिंदे गुट में नाराजगी बढ़ी हुई है। महायुति में ये खींचतान नई बात नहीं है, काफी लंबे समय से खींचतान जारी है। कभी सीट बंटवारे को लेकर तो कभी गार्डियनशिप मिनिस्ट्री को लेकर विवाद महायुति में छाया हुआ है। हालांकि गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व लगातार इस बात का दावा करते रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। इस समय मौजूद है चुनाव आयोग के ऑफिस के सामने। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो बीएलओ हैं अपना विरोध पेशन कर रहे हैं। लगातार एक हफ्ते से बीएलओ बैठे थे। इनका कहना था चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे। 48 घंटे चुनाव आयोग ने इन्हें बैठाया और महज 10 मिनट का ही समय दिया, उनसे मुलाकात नहीं किया। लेकिन जब कोई पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां आते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं, आसानी के साथ होते हैं। देखिए यहाँ पे जिस तरह से यहाँ शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी के तमाम विधायक मिलने आए, उसके बाद जो बीएलओ यहाँ सामने मंच लगाए थे, बीएलओ का गुस्सा बढ़ गया और भड़क उठे और बाकायदा पुलिस ने इन्हें बैरिकेड करके यहीं पे रोक दिया। कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो नेता आते हैं, बाकायदा मिल के जाते हैं, लेकिन बीएलओ को कहना है कि 4 दिसंबर को जो समय सीमा था 11 दिसंबर को समय सीमा किया गया है, लेकिन एक सप्ताह में कुछ भी नहीं होना है। 90% बीएलओ का जो सारा काम है हो चुका है और इसको लेकर बीएलओ यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए सामने बीएलओ ने मंच बनाया, एक सप्ताह से यहीं पे बैठे हुए हैं और इनका इस बात पे गुस्सा है कि देखिए कि यहाँ जो भी राजनीतिक से जुड़े हैं उन्हें भी चुनाव आयोग समय देता है, आसानी से वो मिल लेते हैं, लेकिन बीएलओ के साथ बैठते नहीं, बीएलओ की समस्या को नहीं सुन रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बीएलओ इसी बात पे भड़क उठे और लगातार चुनाव आयोग के ऑफिस के सामने विरोध पेशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए अधीर रंजन चौधरी यहाँ पे चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे हैं, उनके साथ मथुआ समुदाय के जो लोग हैं उन्हें बाकायदा लेकर यहाँ पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं देखिए सामने मंच बनाकर एक सप्ताह से यहाँ पे जो बीएलओ हैं इनका विरोध प्रदर्शन है। सारे जो बीएलओ हैं यहाँ पे कह सकते हैं कि अध्यापक है, पढ़ाते हैं और इनका समस्या है कि स्कूल को भी देखना है और सभी लोगों को फॉर्म को भरना है, अप टू डेट करना है। इसी
बात को लेकर इनका गुस्सा भड़क उठा और एक बार फिर से चुनाव आयोग के ऑफिस के सामने सारे बीएलओ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि अब बीएलओ अपने गुस्सा पे हैं। इनका कहना है कि चुनाव आयोग सभी राजनीति से मिलता है लेकिन बीएलओ से मिलने का समय नहीं है, बीएलओ की समस्या को नहीं सुन रहे हैं। एक बार फिर से बीएलओ यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका ऐसे ही विरोध प्रदर्शन जब तक समाधान नहीं मिलेगा तब तक इनका चलता रहेगा। कैमरा के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। यूपी के जनपद पहली बार हुआ है कि एक अदालत लगती है, वो भी सारी रात सुनवाई करती है और सुनवाई करने के बाद आरोपी होता है उसको रिहा कर दिया जाता है। दरअसल मामला तरनतारन का है जहां पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता हरमीत सिंह संधू विजयी भी हुए थे। श्रोमणी अकाली दल की कैंडिडेट थी सुखविंदर कौर, उनकी बेटी थी कंचनप्रीत और कंचनप्रीत के ऊपर अलग अलग 4 मामले दर्ज किए गए थे और इसके बाद कंचनप्रीत हाई कोर्ट गई जहां पर हाई कोर्ट द्वारा उसको बेल दे दी गई और बेल मिलने के बाद जब कंचनप्रीत मजीठा पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए गई तो वहां पर उसको हिरासत में ले लिया गया। सैटरडे रात को 8 बजे इसके ऊपर सुनवाई आरंभ हुई और अदालत ने तुरंत कंचनप्रीत को अपनी हिरासत से रिहा कर दिया और इसके बाद पंजाब की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत को परख रही है और इसी क्रम में भारतीय थल सेना नेपाल की थल सेना के साथ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक युद्धाभ्यास कर रही है। ये आपको बता दें कि इस अभ्यास का नाम सूर्यकिरण 19 का नाम दिया गया है। यह अभ्यास को दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और तालमेल बढ़ाने के लिए बेहद अहम माना जाता है। अभ्यास का मकसद संयुक्त रूप से जंगल युद्ध करना है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन करना है। इसके साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत मेडिकल रिस्पांस बेहतर करना है। भूमि हवाई कार्रवाइयों की ट्रेनिंग करना है। दोनों सेनाएं संयुक्त रूप के तहत किए जाने वाले ऑपरेशंस के लिए अपने कौशल को और मजबूत करेगी। इसमें नई और उभरती तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इसमें ड्रोन, यूएवी, एआई आधारित निर्णय प्रणाली, बिना चालक वाले लॉजिस्टिक वाहन और आर्म प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म शामिल। इसके अलावा आतंकवाद रोधी अभियान में डटकर सामना करना है। आपको बता दें कि भारतीय थल सेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आज एनआईए की टीम ने डॉक्टर शाहीन के लखनऊ के 2 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली धमाकों से जुड़े आतंकियों की जांच के लिए आज एनआईए की टीमों ने कश्मीर से लेकर लखनऊ तक तमाम जगहों पर छापेमारी की। लखनऊ में एनआईए की टीम खंदारी बाजार स्थित डॉक्टर शाहीन के पिता के आवास पर जांच करने पहुंची। मौके पर उनके साथ स्थानीय पुलिस मौजूद रही। एनआईए की टीम ने डॉक्टर शाहीन के पिता शाहिद और भाई शोएब से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान एक महिला अधिकारी समेत कुल 5 अधिकारी शाहीन के लाल बाग वाले घर पर मौजूद रहे और दूसरी टीम ने शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के मड़ियाव स्थित घर पर छापेमारी की। इससे पहले 11 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट मामले में ही शाहीन के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिस दौरान एनआईए और यूपी एटीएस की टीम ने बहुत सारे दस्तावेज और डिवाइस बरामद की थी। इस बीच लगातार लखनऊ से लेकर कानपुर और सहारनपुर तक यूपी एटीएस की टीम डॉक्टर शाहीन के मॉड्यूल्स को समझती रही और उसकी जानकारी एनआईए से भी साझा की गई। पता चला है कि एनआईए की टीम ने डॉक्टर शाहीन के ठिकानों से कुछ दस्तावेज और डिवाइस बरामद की। हालांकि बाहर निकलने के बाद एनआईए की टीम ने मीडिया के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर इस समय हाई अलर्ट जारी किया गया है। जवानों को निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग एक्स्ट्रा अलर्ट रहिए क्योंकि लगातार कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में करीब 130 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें ज्यादातर विदेशी आतंकी हैं, यानी 120 के करीब पाकिस्तानी आतंकी हैं। वहीं सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में भी आतंकियों की मौजूदगी है, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। बीएसएफ के बहादुर जवानों को देखिए, ये वो बहादुर जवान है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सुरक्षित है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है। ये बीएसएफ के विशेष कमांडो हैं और खासतौर पर महिला बीएसएफ की कमांडो को देखिए, हाथों में अत्याधुनिक हथियार लिए हुए हैं। अपनी निगाहें 24 घंटे दुश्मन यानी पाकिस्तान की ओर गाड़े रखती हैं। 24 घंटे जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं और आप देखिए कि जवान जो हैं पूरी तरह से सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, यही वो बहादुर जवान है जिनकी वजह से हम और आप अपने घरों में सुरक्षित रह पाते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24,
भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दिल्ली रेड फोर्ट बम धमाके और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में जो पकड़े गए लोग हैं उनसे पूछताछ के बिना पर मिले सुरागों के चलते आज यहाँ पर एनआईए की छापेमारी कश्मीर घाटी के कम से कम 10 स्थानों पर देखने को मिली। ये छापेमारी पुलवामा से लेकर शोपियां और कुलगाम इलाके में हुई, जहाँ पर मौलवी इरफान के घर से लेकर आमिर और जासिर के घर पर, डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर छापेमारी हुई। यहाँ पर फोर्सेस द्वारा तलाशी कार्रवाई के दौरान कुछ कागजात, कुछ डिजिटल डिवाइसेस बरामद कर लिए गए ताकि ये जो पूरा मॉड्यूल है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल और इसके साथ साथ जो दिल्ली बम धमाकों के लिए जिम्मेदार लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरी तरह से बेनकाब किया जाए। कैमरामैन मुजीब रशीद के साथ आसफ चौकी नगर, न्यूज़ 24।